तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? यहाँ जिस्म का बाजार लगता है। मैं यानी एक मर्द नीले गुलाबी बल्ब वाले उस कहवा खाने में अपना सौदा करने के लिए खड़ा था। मैंने जवाब दिया, हाँ पता है, लेकिन मैं पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने एक उधेड़ उम्र की औरत, नहीं ख्वाजा सिरा था। पहले पहल उसे देखा तो डर गया कि ये कौन है। उसने कहा, बहुत नखरा है तुझमें, लेकिन यहां नहीं चलेगा। एक आईटी की कंपनी में 9-10 घंटे काम करने वाला मैं इस कदर से सहमा हुआ था कि ये एहसास हो रहा था कि मेरा ज़मीर दम तोड़ रहा है। मैं एक ऐसे खानदान से हूं जहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मेरी जरूरियात ने मुझे इस तरफ धकेल दिया। मैंने पूछा, मुझे कब तक यहां रुकना होगा, क्योंकि कल मुझे दफ्तर जाना है। उसने कहा, जा और जाकर दफ्तर ही देख, यहां क्या कर रहा है फिर? यह सुनकर मैं खामोश हो गया। कुछ ही देर मैं इस बाजार में एक नया माल और एक नया चेहरा था। सामईन मोहतरम, ये एक कहानी है जिसका उन्वान है कि एक आईटी प्रोफेशनल किस तरह से जिस्म फरोशी के धंधे में आता है और जिस्म फरोशी में किस तरह से वो खुबता चला जाता है। ये एक तमांचा है जो इस सोसाइटी और इस मुआशरे की रिवायात व अक़दार और इसकी पैदा करदा परेशानियों के चेहरे पर रसीद किया गया है। एक नया माल और एक नए चेले की सूरत में जब मैं उस बाजार में मौजूद था तो उसने अचानक नरमी से कहा, तुम्हारी तस्वीर भेजनी होगी, नहीं भेजी तो कोई भी बात नहीं करेगा। ये सुनते ही मेरे औसान खता होने लगे। मेरी तस्वीर आम होने वाली थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो क्या होगा। मेरी तस्वीर सामने से फिर दाएं तरफ और फिर बाएं जानिब से ली गई। इसके अलावा 2 पुरकशिश तस्वीर भी तलब की गई। मेरे सामने ही वो तमाम तस्वीर व्हाट्सएप पर किसी को भेजी गई। उसके साथ ये लिखा गया, नया माल है, कीमत ज्यादा लगेगी, कम कीमत का चाहिए तो दूसरे को रवाना कर दूंगी। मेरी बोली लग रही थी जो बिलाखिर 5,000 में तय हुई। उसके एवज मुझे ग्राहक के लिए सब कुछ करना था। ये कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि मेरे साथ असल में हो रहा था। ये सब बहुत अजीब था। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा करने जा रहा था। मोहब्बत और जज्बात से आरी एक अनजान के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने का सोचकर मेरा सर चकराने लगा। पीले रंग की टैक्सी में बैठकर मैं उसी दिन कराची के एक पोश इलाके के एक घर में दाखिल हुआ। घर में एक बड़ा सा फ्रिज था जहां शराब की बोतलें भरी हुई थी। घर में एक बड़ा टीवी भी था। वो शायद 32 या 34 साल की शादीशुदा खातून थी। बातें शुरू हुई तो उसने कहा, मैं गलत जगह फंस गई। मेरा शौहर हम जिन्स परस्त निकला, अमेरिका में रहता है, तलाक दे नहीं सकती। तलाकशुदा औरत से कौन शादी करेगा? मेरी भी ख्वाहिशें हैं, बताओ मैं क्या करूं? हम दोनों ने शराब पी। उसने डांस करना शुरू कर दिया। हम दोनों डाइनिंग रूम से बेडरूम तक पहुंचे। अब तक उसने मुझे लगाव से बातें की थी। जैसे ही काम खत्म हुआ, पैसे देते हुए बोली, चल निकल यहां से। उसने मुझे टिप भी दी। मैंने उससे कहा, मैं ये सब पैसों के लिए मजबूरी से कर रहा हूं। उसने कहा, तेरी मजबूरी को तेरा शौक बना दूंगी। मेरी मजबूरी तो कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरे घर से शुरू हुई थी। मेरा ताल्लुक निचले तबके के औस्त खानदान से था। मैं घर में मनहूस तस्वुर किया जाता था, क्योंकि मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे वालिद की मुलाजमत चली गई थी और वक्त के साथ ये फासला बढ़ता गया। मेरा ख्वाब MBA करना था, लेकिन इंजीनियरिंग का कोर्स करने पर मजबूर किया गया और मुलाजमत कराची में मिली। दफ्तर में सब मिली जुली जुबान बोलते, कभी उर्दू और कभी अंग्रेजी। जुबान और दफ्तरी सियासत की वजह से मैं परेशान रहने लगा। शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाथरूम में जाकर रोता तो कार्ड के इन और आउट का वक्त नोट करके कहा जाता कि ये सीट पर नहीं रहता। मेरी खुद इत्मादी कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया। डॉक्टर से भी मिला, लेकिन मुश्किलात खत्म ना हुई। जिम्मेदारियों और मुसीबतों का बोझ इतना भारी लगने लगा कि मैंने इंटरनेट पर तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि मैं MBA करूं, घर पैसे भेज सकूं और कराची की इस मुलाजमत को छोड़कर भाग जाऊं। उसी दौरान इंटरनेट पर मेल स्कॉट यानी जैगलो बनने का रास्ता नजर आया। ऐसा अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां जैगलो बनने के लिए प्रोफाइल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये जॉब प्रोफाइल नहीं था। मुझे प्रोफाइल बनाने में खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उस जगह पर खड़ा था जहां मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, खुदकुशी कर लूं, दूसरा जैगलो बन जाऊं। मैंने सारी हदें तोड़कर जैगलो बनने का फैसला किया। मैं जिन खवातीन से मिला उनमें शादीशुदा, मुतल्लका, बेवा और सिंगल लड़कियां सब शामिल थी। इनमें से ज्यादातर के लिए मैं इंसान नहीं, माल था,
माल। जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो जाती सब अच्छी तरह से बातें करती, कहती कि अपने शौहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन बिस्तर में कुछ वक्त गुजारने के बाद सारा प्यार खत्म हो जाता। फिर उनसे ये सुनना पड़ता, चल निकल यहाँ से, पैसे उठा और भाग यहाँ से, और मुख्तलिफ किस्म की गालियां भी। ये मुआशरा हमसे लुत्फ अंदोज होता है और हमें ही तवाइफ कहकर गालियां देता है, चाहे ये मर्द तवाइफ हो या औरत तवाइफ हो। एक बार एक शौहर और बीवी ने एक साथ बुलाया। शौहर सोफे पर बैठा शराब पीता और हमें देखता रहा। मैं उसी के सामने उसी की बीवी के साथ उसके बिस्तर पर था। ये काम दोनों की रजामंदी से हो रहा था। शायद उनके दरमियान ये कोई ख्वाहिश रही हो। इसी दौरान 50 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन भी मेरी गाहक बनी। वो ये बताती रहीं कि किस तरह उनका बेटा और घर वाले उनकी परवाह नहीं करते, वो उनसे दूर रहते हैं। रात भर वो मुझसे बेटा बेटा कहकर बात करती रही। उसने मुझसे कहा, बेटा इस कारोबार से निकल जाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उस रात हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। सुबह को उसने मुझे बेटा कहते हुए पैसा दिया, जैसे कोई माँ स्कूल जाते हुए अपने बच्चे को देती है। मुझे उस औरत की हालत पर तरस भी आया। फिर एक दिन जब मैंने बहुत शराब पी रखी थी और जिंदगी से थका हुआ महसूस कर रहा था, तो मैंने अपनी माँ को फोन किया। उन्हें गुस्से में कहा, आप पूछती थी ना कि अचानक इतने पैसे कैसे भेजने लगे, तो सुनो मैं धंधा करता हूँ। धंधा? उन्होंने कहा, चुप रह, शराब पीकर क्या अनाप शनाप बोलता है। ये कहकर माँ ने फोन रख दिया। मैंने अपनी माँ को सच्चाई बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मेरे रवाना करदा पैसे वक्त पर घर पहुंच रहे थे। मैं उस रात बहुत रोया। क्या मेरी अहमियत सिर्फ पैसे के लिए थी? उसके बाद मैंने कभी अपनी माँ से कोई ऐसी बात नहीं की। मैं इस काम में लगा रहा क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे। मेरी डिमांड थी। सोचा कि जब तक कराची में मुलाजमत करनी पड़ती है और एमबीए में दाखिला नहीं ले लेता, तब तक ये काम करता रहूंगा। लेकिन इस कारोबार में कई बार अजीब लोग मिलते हैं जो जिस्म पर निशान छोड़ जाते हैं। ये निशान भी जिस्म पर भी होते हैं और रूह पर भी, और इस दर्द को सिर्फ दूसरा जगलो ही समझ सकता है, खास समाज जो चाहे कहे। मुझे इस पेशे में दाखिले पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने एमबीए कर लिया और आज उसी की बदौलत कराची से दूर एक नए शहर में, जिसे दुनिया हैदराबाद के नाम से जानती है, अच्छी मुलाजमत कर रहा हूँ। खुश हूँ। नए दोस्त बने हैं जिन्हें मेरे माजी के बारे में कोई इल्म नहीं। शायद किसी को ये बात कभी बता भी ना पाऊं। हम बाहर जाते हैं, फिल्में देखते हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्में देखते हैं जिनको मैं अपनी पसंदीदा फिल्में कहता हूं। शायद इस फिल्म की कहानी से मैं खुद को वाबस्ता पाता हूं, जिस कहानी का नाम रानी मुखर्जी की फिल्म लागा चुनरी में दाग पसंदीदा फिल्म कही जाती है मेरी। अगर माजी के बारे में कभी सोचता हूं तो कई बार एक चुभन होती है। ये ऐसा बाब है जो मेरी मौत के बाद भी कभी बदल नहीं पाएगा। ये वो कहानी है जो कि हकीकत पर मबनी है, लेकिन इसमें किरदार और किरदार के मकाम को तब्दील कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमारा मुआशरा जिस तरह पर तरतीब दिया जा रहा है या जो तरतीब बनती जा रही है, ये मुआशरा किसी ऐसी नहज पर पहुंचकर तबाह हो जाएगा जहां पर अखलाकी रवायात, अखलाकी अक़दार कुछ भी नहीं रहेंगी और जीरो हो जाएंगी। दुनिया ने जहां बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जरिए से तमाम कामों को आसानी में बदल दिया है, इसी तरह से दुनिया ने बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा कर दी गई हैं। दुनिया में ये मुश्किलात इंसानों को इंसानों के नाम पर ही मिलती हैं और दूसरी जानिब इंसानों को सहूलत के नाम पर भी मिलती हैं। बाज़ दफा इंसान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किसी दूसरे की जिनसी जरूरत को पूरा करना होता है। ये कैसा अजीबो गरीब ताल्लुक है, ये कैसे अजीबो गरीब मामलात हैं। लेकिन बतौर मुस्लिम ये बात वाज़े तौर पर जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो ज़ात है जो इंसान की तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। और वो तमाम लोग जो ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं और चल निकलने का सोचने लग जाते हैं, उनको भी इस बारे में जान लेना चाहिए कि दर हकीकत कोई भी काम जो खिलाफ फितरत होगा वो नुकसान पहुंचाएगा, और कोई भी काम जो तकलीफ दे होगा अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, उससे भी मुआशरती अक़दार और रिवायात को नुकसान पहुंचेगा। ये काम जिससे चंद घंटों में या एक रात में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, ये काम जो कि जिस्म फरोशी का काम कहलाता है, ठीक है कि इंसान मजबूरी में करता है, लेकिन मजबूरी ही तो असल आजमाइश है। और उसी आजमाइश में अगर इंसान साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकता है।
इस वजह से कोशिश कीजिए कि अपनी किसी भी मजबूरी को आड़े नहीं आने दीजिए और अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला के दर के बंदे रहें, उसी से मांगें और उसी की बातों पर, उसी की जात पर इत्तिफा करें। उम्मीद है कि आज की ये कहानी हमारे इस मुआशरे में पैदाशुदा गलाजत में एक भभोके की सूरत में आपके जहन में दाखिल हुई होगी, जिससे आप नफरत कर सकें और ये बात भी अपने जहन में जमा सकें कि आप सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ऐसे काम न कर गुजरें जिनसे बाद में आपको शर्मिंदगी हो, और ये शर्मिंदगी भी ऐसी हो कि अपने आप से नजर मिलाना मुश्किल हो जाए।